हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियोस में बात की थी केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हमने पिछली वीडियोस में लैटिस एनर्जी के बारे में बात कर ली, बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में बात कर ली, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे वो टूटता है, उसके बारे में बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में। सीधे सीधे तौर पर आपको ये समझना है कि भाई जब कोई आयनिक कंपाउंड को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, मान लीजिए वो सॉल्वेंट पानी है या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। अगर जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो उनके बीच और जो हमारा कंपाउंड है उसके बीच इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन होता है या फिर रिपल्सन हो रहा होगा या अट्रैक्शन हो रहा होगा, जो कुछ भी हो रहा होगा, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। और जब वो इंटरेक्शन हो रहा होगा तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी उस एनर्जी को हम सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और वही अगर हम किसी और सॉल्वेंट की जगह पानी को एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है, उसी एनर्जी को। तो सीधे सीधे तौर पर हम पानी का अगर जब भी केस होगा, पानी सॉल्वेंट होगा हमारा, तो हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे। अब जैसे कि मान लिया हमारे पास NaCl था, ठीक है। अब ये NaCl है हमारे पास, NaCl के कुछ ये हमारे पास आयन है, ठीक है। आयनिक ले लिया, हमारे NaCl लिया। अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको पानी के अंदर घोलने की कोशिश की। हमने कहा हम इसको पानी के अंदर घोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही पानी के अंदर घोला, पानी के जो हमारे ये जो आयंस है ये पानी के आयंस है भाई। एक साइड क्या होगा, अब पानी का एक सिरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। अब Na पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब जो Na पॉजिटिव है तो H2O का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव वाले पार्ट को घेर रहा होगा, उसकी तरफ वो अपना अट्रैक्ट कर रहा होगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरह से इनके अंदर इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सारा का सारा हाइड्रेशन एनर्जी अब इस टाइम पे रिलीज हो रही होगी। अगर हम इसको एक एज इक्वेशन देखें तो इक्वेशन की तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक Na पॉजिटिव है एक्वस और दूसरा मेरे पास है Cl नेगेटिव है। अब ऐसा कुछ हो रहा होगा एक्वस, ठीक है। अब जब पानी के अंदर इनको घेरा होगा, अब ये अलग अलग थे, ठीक है। उससे पहले अलग अलग होने से पहले क्या प्रोसेस रही होगी, ये मेरे पास Na पॉजिटिव रहा होगा। अगर मैं कोई एक आयन उठा के ले लूँ, इनमें से कोई भी एक Na पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक Cl नेगेटिव ले लेता हूँ, ये मेरा Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव को ये जो मेरे हैं नेगेटिव वाला पार्ट है तो इसको इधर पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, इधर नेगेटिव वाला होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको घेर के बैठे होंगे भाई, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ऐसे ही Na पॉजिटिव वाला कोई ये इसको पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो घेर के बैठे होंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इन दोनों को इस तरह से ये घेर के बैठा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब ये जब तक नहीं घेरा था तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या थे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थे इनके बीच। जो ये केस अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे। अब क्या कर दिया, इन्होंने इसको घेरना शुरू कर दिया, इन्होंने इनको खींचना शुरू कर दिया। जब ये खींचना शुरू कर रहे हैं तो ये जो है ये इंटरेक्शन वीक पड़ रहे होंगे। जब ये इंटरेक्शन वीक पड़ रहे होंगे तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे, जो कि हमारी ये सिचुएशन है। अब Na पॉजिटिव के साथ एक्वस क्यों लग गया, क्योंकि इसके साथ ये वाटर के जो हमारे आयंस हैं वो जुड़ गए, ठीक है। इसके साथ भी एक्वस, क्योंकि हमारे Cl के जो आयंस है वो इसके साथ कंप्लीटली सराउंडेड हो गए, वाटर ने इन दोनों को कंप्लीटली घेर लिया।
तो ये हमारी कुछ इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी वर्क करती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर भी रहे होंगे जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे होंगे। वो फैक्टर क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट हम लेते हैं, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या काम होता है भाई? डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, मान लिया अभी क्या है, जैसे हमारे पास वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें तो कुछ ये रहती होगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन वैक्यूम की जगह अब हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, अब सॉल्वेंट ले लिया है तो फोर्स वही रहेगा, बस आगे क्या लग जाएगा, 1/ER लग जाएगा। अब ये ER क्या है? ER हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको, और इसका पर्पस क्या होता है भाई? इसका काम इतना सा होता है, जो हमारे अपोजिटली चार्ज जो आयंस है उनके बीच का जो फोर्स है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसने कम करना होता है। बस यही इतना सा ही इसका काम है। कम करेगा तो वो एक दूसरे को तोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएंगे? आयन मिल जाएंगे। ठीक है, हमें तो हाइड्रेशन एनर्जी से मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो हम सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भाई जैसे जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो उनको अलग अलग करने से हमें आसानी होगी और हाइड्रेशन जो है हमारी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन ज्यादा हुई तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। अब ये बात करते हैं भाई, हमने ये कह दिया कि भाई ये जो है, इसको अगर मैं एक मान लूं भाई, ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो दोनों में ही कांस्टेंट है, दोनों ही बराबर है। अब इसको मैं कह दूं ये F1 है और ये F1/ER है। ठीक है, बाकी तो सारा कांस्टेंट है ना, दोनों में सेम है। तो अगर मैं इसको ये कह दूं तो सीधे सीधे तौर पर ये हो जाएगा, ये कह सकता हूं कि भाई मैं हाइड्रेशन एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लूं 1 - 1/ER। ठीक है भाई, इसके अंदर अगर 1 थी तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से 1/ER रही होगी, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकता हूं मैं। अब जैसे जैसे मेरा ER बढ़ रहा होगा, मान लिया ये मेरा ER बढ़ा, तो इस 1/ER की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? डिक्रीज हो जाएगी। भाई ER की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1/ER की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब 1/ER की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 1 - 1/ER की वैल्यू क्या हो रही होगी? इसकी वैल्यू छोटी हो रही है तो 1 में से जितना छोटा घटाओगे उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमने देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था, तो इसका मतलब क्या है? हमारा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कोई, भाई मेरे पास 4 कोई कंपाउंड है, सॉल्वेंट है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक का 80 मान लिया, एक का 35 मान लिया, एक का 46 मान लिया, एक का 65 मान लिया। अब मैंने आपको कहा कि भाई इन चारों सॉल्वेंट के अंदर मेरा NaCl है, उसकी सोल्युबिलिटी चेक करो। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग सीधे सीधे क्या देखोगे भाई? आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखोगे। हमें पता है रिलेशन का भाई, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है वैसे वैसे मेरी सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो सीधे सीधे क्या कहूंगा मैं भाई, ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर मेरी डी की हो जाएगी, फिर मेरी सी के अंदर, फिर मेरी बी के अंदर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम के अंदर। अगली बात है, ये तो था हमारा कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आयंस पे जो चार्ज रहेगा उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। अब भाई मेरा कोई आयन है, अब ये 3 आयन है, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम सीधे सीधे। ये है मेरे पास एक N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ये 3 मेरे पास आयन है। अगर मैं बात करूं कि भाई एक तो इसको 3 जो नेगेटिव है वो 3 पॉजिटिव को खींच रहे हैं, एक नेगेटिव है वो पॉजिटिव को खींच रहा होगा, तो ऑब्वियसली 3 वाला ज्यादा खींच रहा होगा। भाई एक तो 3 आदमी मिलके खींच रहे हो
3 लोगों को खींच सकते हैं। एक आदमी मिलके खींच रहा हो, वो एक आदमी को ही खींच पाएगा। तो यहाँ पे हमारे आदमी क्या चार्ज है, आयंस है। तो जिस पे ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आयंस का अगर क्वेश्चन दिया जाए, जैसे इन आयंस का क्वेश्चन दिया गया कि भाई F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव में किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, भाई ऑब्वियसली जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा। अब ये नेगेटिव, अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव नेगेटिव वाले दो एग्जांपल दे दिए आपने, पॉजिटिव वाला तो दिया नहीं। पॉजिटिव के केस में भी यही होगा। क्यों? अब भाई पॉजिटिव वाला भी तो नेगेटिव वाले को खींच रहा होगा, वो भी तो उसी हिसाब से उतनी ही पावर से खींचेगा। तो इसके अंदर भी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास एक रिलेशन क्या बन गया कि भाई जितना हमारा ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मेरे आयंस के ऊपर चार्ज के। अब अगली बात, ये तो था हमारा साइज ऑफ आयंस पे हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कैसे डिपेंड, चार्ज ऑन आयंस पे हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। अब बात करेंगे हम साइज ऑफ आयंस के ऊपर। साइज ऑफ आयंस पे कैसे हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होगी। अब हमने यहाँ क्या लिखा, भाई स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। भाई जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों भाई, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है हाइड्रेशन एनर्जी सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी किसके, हमारे आयन के साइज पे। आयन का साइज अगर हम देखें तो ये आर जो आर नोट है इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 1/r0 इजिकल टू 1/r प्लस प्लस 1/r नेगेटिव। भाई जितना छोटा उसका साइज उसको उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, घेर पाएगा, भाई उतना ही ज्यादा जल्दी से खींच पाएगा। अब क्या कहोगे आप लोग, अब आप लोग ये कहोगे सर ये तो आप थोड़ी सी हजम नहीं हुई, क्योंकि जितना बड़ा है उतने ज्यादा हम उसके पास क्या होंगे, उसके जो आयंस हैं उनको ज्यादा एरिया मिलेगा। ये बहुत डाउट रहता है कि भाई जितने ज्यादा आयन होंगे उनको एरिया उतना ही ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लेके आपको अगर आप लोगों को मैं बताऊं, मान लिया मेरे पास एक Li पॉजिटिव है, ठीक है, एक मेरे पास Na पॉजिटिव है, थोड़ा बड़ा होता है ये साइज में, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर इसके पास एरिया ज्यादा है, इसके पास एरिया कम है, तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं कहूंगा कि बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। क्योंकि जो ये है, अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिर्फ ये एक ही लेयर बना पाएगा। ऑलमोस्ट 6 H2O मॉलिक्यूल होते हैं इसकी एक लेयर में। अब ये जो है मेरा, ये लेयर, इसकी फर्स्ट लेयर में होंगे कितने, 4 ही होंगे, लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर तक जाएगी। भाई साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा। तो ये पहली लेयर में अगर 4 मॉलिक्यूल है तो ये और भी ज्यादा लेयर बना सकता है, ये मल्टीपल लेयर बना सकता है। तो मल्टीपल लेयर बनाएगा तो मतलब इसके पास क्या हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो इसके पास हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। होप कि आप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या कहेंगे हम, सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं हम, भाई जैसे जैसे मेरी ये Li पॉजिटिव है इसका साइज सबसे छोटा होता है, तो इसकी जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होगी क्या सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी, जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी मेरी कम होती जाएगी। ऐसे ही इस ग्रुप की, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी कि भाई कौन से फैक्टर जो है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये हाइड्रेशन एनर्जी तो पढ़ा दिया, लेकिन इसका काम कहाँ है, कहाँ ये काम आएगी, करना क्या है हमें इसका। भाई मैं कहूंगा सीधा सीधा
कि भाई ये जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है, इसको हम जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमारी मदद करेगी। अब जैसे हमें पता करना हो कि भाई किसका साइज बड़ा होगा, कौन सा आयन का साइज बड़ा होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब मैं कहूं Li पॉजिटिव गैसियस है और Na पॉजिटिव गैसियस है, दूसरी तरफ मेरा Li पॉजिटिव एक्वस है और Na पॉजिटिव एक्वस है। अब हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि भाई जितना छोटा मेरा साइज होगा गैसियस आयन का, उतनी ही मेरी हाइड्रेशन होगी। तो अब उतनी ही मेरी, जब मेरा जो क्या बोलते हैं हम, जो गैसियस आयन हुआ उसकी तो हाइड्रेशन ज्यादा हो गई। अब हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से इस पे क्या होंगे, जो अब वही एग्जांपल दोबारा अगर हम देखें Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव वाला, अब ये क्या है, इसने एक लेयर बना ली। अब इसने क्या है, बहुत सारी लेयर बनाई, मान लिया 4-5 लेयर बनाए, ठीक है। तो जब ये गैसियस आयन था तब इसका साइज छोटा था Na पॉजिटिव के आयन से, लेकिन जब मैंने इधर एक्वस लिख दिया तो क्या हुआ, एक्वस का मतलब है इसके भाई चारों तरफ मेरे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो मेरे इसके चारों तरफ चिपक गए हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ चिपक के क्या कर लेंगे, इसका साइज बहुत बड़ा बना देंगे। तो मेरा Li पॉजिटिव, जब एक्वस आयन की मैं बात करूंगा तो मैं सीधे Li पॉजिटिव को Na पॉजिटिव से बड़ा बताऊंगा, जब मैं गैसेस की बात करूंगा तो हमेशा छोटा बताऊंगा। तो एक तो यहां काम आता है। अब मोबिलिटी की अगर हम बात करें, भाई जैसे जैसे मेरे अब जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही कम हिल डुल पाएगा। अब बताना हो कौन सा ज्यादा मोबाइल होगा, मान लिया अब इन्हीं दोनों में एग्जांपल दे दिया आपको कि इन दोनों में से कौन सा मेरा ज्यादा मोबाइल आयन होगा। ऑब्वियसली जिसका साइज ज्यादा छोटा होगा वही मेरा ज्यादा मोबाइल आयन होगा भाई। तो मोबिलिटी जो भाई जो मोटा होता है वो कम हिल पाता है, कम इधर उधर भाग पाता है, जो छोटा होता है वो ज्यादा इधर उधर भाग पाता है। तो मैं सीधे सीधे तौर पर कह सकता हूं कि भाई मोबिलिटी जो मेरे आयन की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे हाइड्रेटेड आयन के साइज के। ऐसे ही फिर डायरेक्ट सीधे मैं क्या बोलूंगा, भाई कंडक्टिविटी जो है, अब जो ज्यादा हिल डुल सकता है, ज्यादा इधर उधर भाग सकता है, उसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो ये भी मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये किस काम आता है भाई, अब मान लिया एग्जांपल दूंगा आपको, भाई मेरे पास एक Na पॉजिटिव एक्वस है और एक Li पॉजिटिव एक्वस है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास Na पॉजिटिव एक्वस है, याद रखना, और Li पॉजिटिव एक्वस है। इन दोनों के अंदर अगर मुझे कंडक्टिविटी में आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, Li पॉजिटिव कहोगे Na पॉजिटिव? ऑब्वियसली Na पॉजिटिव कहोगे, क्योंकि Li पॉजिटिव एक्वस आयन का साइज Na पॉजिटिव एक्वस आयन के कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और हमने अभी पढ़ा था कंडक्टिविटी, भाई जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, और हाइड्रेटेड आयन Li पॉजिटिव का Na पॉजिटिव से बड़ा होता है। अगली बात करें हम कि भाई ये डिटरमाइन कैसे करेंगे हम कि सोल्युबिलिटी जो है आयनिक। अब आपने देखा होगा, क्वेश्चन देखा होगा कहीं कि भाई ये सोल्यूबल है, ये क्यों सोल्यूबल नहीं है। अब वो क्यों नहीं होता, जैसे हम ये देखें, अगर हम बात करें, हमारे पास क्या था, MX सॉलिड था। अब जब ये लैटिस एनर्जी बन रही थी, जब लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था तब बना था ये MX सॉलिड। उससे पहले क्या था भाई, M पॉजिटिव गैसियस था कोई और X नेगेटिव था गैसियस आयन। जब इनके अंदर हमने क्या किया भाई, पानी इनको पानी के अंदर मिलाया और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आसपास लेके आए, तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई और हमारे पास एक M पॉजिटिव एक्वस मिल गया, हमें एक X नेगेटिव एक्वस मिल गया, तो तब ये MX एक्वस बना था हमारा। तो इसमें हमें सीधे सीधे तौर पर ये कहना है, जब हमारी ये जो लैटिस एनर्जी है, जब ये लैटिस एनर्जी मेरी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो, भाई हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मतलब उतना ही ज्यादा वो घुलनशील होगा।
अब लैटिस एनर्जी मतलब सॉलिड बनने, एक टाइप से ये मान लो जो लैटिस मेरी जो एनर्जी है वो ये जो सॉलिड है, ये mx सॉलिड है जो इसको बनाने वाली एनर्जी है वो, और हाइड्रेशन एनर्जी है वो इसको पानी के अंदर घोलने वाली एनर्जी है। मतलब उनको एक दूसरे को, इनको m को और x को एक दूसरे से अलग करने वाली एनर्जी मेरी हाइड्रेशन एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी ज्यादा होगी इस एनर्जी से है, लैटिस वाली हाइड्रेशन से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वो टूट ही नहीं पाएगा तो वो सोल्यूबल ही नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं भाई ये हाइड्रेशन एनर्जी मेरी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो गई तो हमारा काम हो गया, मतलब वो एक दूसरे के साथ घुल गए। अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि भाई BeSO4 तो सोल्यूबल है, BeSO4 सोल्यूबल नहीं है। तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करना है कि सर BeSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी है, वो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन BeSO4 की जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए ये तो सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है। इसी तरह AF या फिर कुछ भी दे सकता है तुम्हें, मान लिया उसने दिया AF इज सोल्यूबल बट ACl इज नॉट सोल्यूबल, तो तुम क्या कहोगे सीधे सीधे कि भाई इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है AF का, ये मेरा ज्यादा है किससे, इसके डिफरेंस से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मोर सोल्यूबल है, ये लेस सोल्यूबल है। तो होप कि आप सब लोग को ये यहाँ तक का समझ आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।